किसी समाज की तरक्की के रास्ते तब बंद हो जाते हैं जब वो समाज शिक्षा का रास्ता छोड़ देता है। तरक्की के रास्ते के साथ साथ जो रास्ते बंद होते हैं उसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, ये सब रास्ते अपने वो बंद करते चला जाता है। आज ऐसे ही समाज के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान हैं उत्तर प्रदेश के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने चेहरे एडवोकेट कुंवर अय्यूब अली साहब हमारे साथ हैं। इनसे बात करेंगे, इस मुद्दों पर बात करेंगे। मिलाते हैं आपको एडवोकेट कुंवर अय्यूब साहब से और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ, अल्लाह का करम। जैसा कि अभी आपने सुना, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज हाशिए पर चला गया है और हाशिए पे जाने पे जो हम समझते हैं एजुकेशन का सबसे बड़ा फैक्टर है। इसमें एक सवाल है, अहम सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम युवाओं की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल मुसलमान के पिछड़े होने का है जी सब, कोई भी जो सभ्य समाज होगा, जो अच्छा समाज होगा जी उसमें कई चीज़ों का होना बड़ा जरूरी है। जी उसमें एजुकेशन नंबर 1 पे आती है। बिल्कुल। दूसरा, इकोनॉमिक कंडीशन हम्म, भी उसकी बहुत जरूरी है। हम्म, दूसरा, सोसाइटी, सिविल सोसाइटी जिसको हम लोग बोलते हैं जी कि सोसाइटी कैसे रहती है, हम्म, सोसाइटी कैसे बिहेव करती है। हम्म, ये कई चीजें ऐसी हैं हम्म, जिन पर अगर आप उनके पैमाने पर खड़ा नहीं उतरते हम्म, तो एक अच्छा सभ्य समाज नहीं कहलाएगा। नहीं कह रहा है। मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या हाँ, है कि मुस्लिम समाज हम्म, 1947 से पहले का हम्म, समाज, हम्म, जब आजाद हुआ देश, जी उससे पहले मुस्लिम समाज हम्म, अलग था। हम्म, 47 के बाद मुस्लिम समाज अलग है। जैसे जैसे कि जो पढ़ा लिखा, हम्म, जो आर्थिक स्थिति से मजबूत आदमी मुसलमान था, हम्म, वो सब पाकिस्तान चला गया ठीक। और हम लोग बैकफुट पर यहाँ हम्म, आ गए। हम्म, अब धीरे धीरे सर्वाइवल किया हम्म, और अब मुझे अच्छा लगता है जो हम्म, मैं देखता हूँ, जो यंग जनरेशन है, हम्म, लेकिन वो जो गैप था वो बीच का, हम्म, वो बहुत बड़ा हो गया हम्म, और उसने हमें बहुत पीछे छोड़ दिया। आप अगर देखेंगे, आप अगर एजुकेशन के बाद आपको गवर्नमेंट जॉब में जाना हम्म, होता है, हम्म, हम लोग सब लोग पहले यही सोचते थे हम्म, कि अगर एजुकेशन ले रहे हैं तो हम्म, सरकारी नौकरी हम्म, मिलनी चाहिए। हम्म, लेकिन उसी गैप की वजह से हम्म, हम लोग सरकारी नौकरियों में बिल्कुल एक तरीके से पिछड़ गए, गई नहीं मतलब उस साइड। सिफर ही उस तरफ मैं आऊंगा। एक चीज मुझे जो कुंवर साहब बहुत ज्यादा परेशान करती है, 1947 में जब भारत आजाद हुआ और भारत की 1951 में सरकार बनी, 1947 में ही कही है, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, एजुकेशन मिनिस्टर रहे हैं। लगभग 11 साल वो इस पद पे रहे। एक मुसलमान का शिक्षा के पद पे रहना, मिनिस्टर होना, उसके बावजूद भी वो समाज उन्नति ना करे, तरक्की ना करे, ये बात बहुत खलती है। ऐसा क्यों हुआ नहीं। उनके मैं बावजूद? बता रहा हूँ कि एकदम इतना 1947 हम्म, में अनएक्सपेक्टेड हुआ। हम्म, जो मुसलमान यहाँ रहा हम्म, और जो मुसलमान पाकिस्तान चला गया, हाँ, किसी ने नहीं सोचा था कि पार्टीशन होगा। होगा, ये अचानक था। ये अचानक हुआ और उस हम्म, अचानक होने का जो एक तरीके से मैं तो कहता हूँ कि सदमा हाँ, या एक तरीके का जो एकदम शॉकिंग हुआ, धक्का वो लगा। धक्का लगा, हम्म, उससे उभर ही नहीं पाया हम्म, मुसलमान। हम्म, हम्म, अब आप देखिए पूरा पंजाब, हम्म, जिसमें हरियाणा, हम्म, जिसमें पंजाब, हम्म, जिसमें हिमाचल, हम्म, ये पहले एक पंजाब सूबा था बिल्कुल एक और था। पंजाब सूबे में हाँ, जो चीफ मिनिस्टर थे हम्म, वो मुसलमान थे मुस्लिम थे। आज़ादी से हम्म, पहले। हम्म, तो जो एक सिस्टम, इंटरनल सिस्टम बना हुआ था, हम्म, उसके बाद में वहाँ से सब पलायन हो गया। वो सब पाकिस्तान सब चले गए। पाकिस्तान चले गए, हम्म, मेजोरिटी लोग। हम्म, ऐसे ही हमारे वेस्टर्न यूपी में हम्म, जो क्रीम थी, हम्म, हमारे वेस्टर्न हम्म, यूपी हम्म, की, आपको शायद पता नहीं होगा या हम्म, हो भी सकता है हम्म, कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हम्म, कौन थे? नवाबजादा लियाकत अली खान। हाँ, और नवाबजादा लियाकत अली खान जी, बिलोंग्स टू मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर। नवाब मुजफ्फरनगर। तो उनकी आज भी प्रॉपर्टी है वहाँ पर, सारी चीजें हैं। हम्म, वो लोग चले गए। वही देखिए, समाज को लीड कौन करता है? हम्म, समाज को लीड वो लोग करते हैं, चंद लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल। सब लोग लीड नहीं नहीं करते, करते, नहीं करते। ना ही फॉलो करते हैं। हाँ, अगर आप नजर उठा करके देखोगे हाँ, पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हम्म, आज मुस्लिम जो बच्चा है, हम्म, वो उसके पैमाने पर कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन या मुस्लिम सोशल एक्टिविस्ट खड़ा नहीं उतर रहा। वो क्या तो वजह है ये वाली? अब वो मतलब है, सिस्टम है, हो गया जो जिस तरह के हालात हो गए हैं, हम्म, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो गई है। हम्म,
और समाज में एक तरीके से जो अलग थलग पड़ने वाली स्थिति है उस पर चर्चा लंबी हो सकती है, वो तो हाँ, लंबी बहस है। हाँ, लेकिन उसकी वजह मैं ये मानता हूँ कि मुसलमान मेंटली साइकोलॉजिकली वो डिमोरलाइज हो गया है। हाँ, हम लोग ये मानने लगे हैं कि साहब हम हमारा कोई परेशान हाल नहीं है, लेकिन जबकि ये बात सच्चाई नहीं है। अगर आप मेहनत करोगे, आप कम्पीट करोगे, मैं मानता हूँ कि ये थोड़ी बहुत परेशानियां आ सकती है, लेकिन आप कम्पीट करोगे, मेहनत करोगे तो आपको समाज में बराबरी का हक देने से कोई रोक नहीं सकता। आज भी ऐसी सैकड़ों मिसालें हैं ये जो मुसलमान को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, नहीं किया है, पॉलिटिकली भी किया, सोशली भी किया, कोई दिक्कत नहीं है। और इससे अच्छा कंट्री कोई हो नहीं सकता जैसा हमारा कंट्री। बिल्कुल। ये सबको साथ लेके चलने वाले हाँ, लोग हैं। हमेशा एक चर्चा मुस्लिम समाज में रहती है कि जो मुस्लिम यूथ है, युवा हैं, जो पढ़े लिखे युवा हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर कम है हिंदुस्तान में, नहीं, ऐसा सच्चाई है? वो सबके लिए है। ये अफवाह, ये जो भ्रम फैलाया गया है समाज में, क्या है कि हमारे इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा है सोसाइटी में। हमारे मुसलमानों में एजुकेशन का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी पाना है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब ऐसा हमारे हिंदू भाइयों में भी नहीं है, सबको सरकारी नौकरी थोड़े नहीं मिलती, लाखों लाखों बच्चे। लेकिन हमारे यहाँ नेगेटिव बहुत है। यार हमारे लड़के ने तो 12वीं पास कर ली, हमारे लड़के ने तो BA कर लिया, उसे नौकरी नहीं मिली। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिनको नहीं मिलती। लेकिन ये एजुकेशन का नौकरी से कोई ताल्लुक ही नहीं है। मेरा मानना ये है कि एजुकेशन आदमी को, मतलब जानवर को आदमी बनाती है। बिल्कुल सच, बिल्कुल मेरा सच। कहना ये है। नहीं, बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ आपकी बात से, लेकिन बुरी लगती है। नहीं, आपकी बात से मैं 100% भाई जो है कुछ कई बार बुरा मान जाते हैं, लेकिन मैं उनसे हाथ जोड़ते हुए माफी चाहता हूँ कि भाई अगर उन्हें कोई बात बुरी लगे तो मुझे माफ कर देंगे। मेरा अपना मानना ये है कि एक तालीम याफ्ता आदमी जो है वो बेहतर एक रास्ता दिखा सकता है और समाज को फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या कुंवर साहब, ऐसा है कि मुस्लिम समाज में आज भी सोशल अवेयरनेस की कमी है? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल अवेयरनेस मैं समझता हूँ जीरो है। जीरो है। कैसे सुधारा जा सकता है? थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। सुधारने के लिए देखिए ऐसा है कि ये माउथ पब्लिसिटी, ये कोई भाषणबाजी से नहीं सुधरेगा जी। ये हम लोगों को जमीन ग्रास रूट पर, जैसे आप और हम बैठे बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसी आप किसी और से बात करेंगे, मैं किसी और से बात करूंगा, ये मिशन के रूप में अगर काम चलेगा तब सुधार हो सकता है, मेरा मानना है। अच्छा अच्छा, एक दिन का नहीं है कि आपने कहा हो जाए। होता क्या है कि हम लोग आते हैं, अब इतनी मतलब कई चीजें हैं, मैं देखता हूँ तो कई बार मुझे हंसी भी आती है जी कि अब जितनी सीरियस चीज होती है उनको हम लोग नॉन सीरियस बना देते। जैसे थोड़ा रोशनी डालिए, कुछ आपके साथ घटनाएं घटी होंगी? नहीं, कोई भी सीरियस चीज हो, अब आप देखिए रोजा अफ्तार में, मिसाल के तौर पर रोजा अफ्तार हो रहा है, रोजा अफ्तार में नारेबाजी हो रही है, ये तो कोई पुलिस का अधिकारी हो गया तो उस पर माला डाल रहे हैं, कोई नेता चला गया तो उसके लिए दंगाजी कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये पता ही नहीं कि कब क्या करना चाहिए, तो उसमें गलती हमारे समाज, हर चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अनवांटेड चीजों को भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। आप ईद पे लोग जा रहे हैं, बुला रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं कि साहब आप हमारे ईद पे आइए। ईद पे जिसे आना होता खुद आता है। मैंने देखा, मुझे शर्म भी आती है, कई बार फोन करते रहते मेरे दोस्त आते हैं यहाँ हिंदू भाई, उनको फोन आते रहते, आ नहीं रहे साहब, आ नहीं रहे आप ईद पे। अब मैं क्या करूँ। खैर, वकील साहब, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम समाज राजनीतिक रूप से कमजोर है? नहीं, देखिए मुस्लिम समाज को मौके बहुत मिले, आप समझिए जी। एक जमाना वो था जी, जब सहारनपुर से लेकर के जी बदायूं तक जी और मुरादाबाद बरेली तक सब मुस्लिम आए थे। अच्छा, शायद आपकी पैदाइश से पहले की बात होगी। हाँ, नहीं, पैदाइश से ज्यादा पहले की थी। अच्छा, ये 77। अच्छा, मेरी याददाश्त नहीं है तब। 77 में। हाँ, और मेरी पैदाइश 94-95 की है। मुसलमान को राजनीतिक रूप से जो कमजोरी आई है उसमें, क्योंकि इंदिरा गांधी कांग्रेस का जमाना जी, इंदिरा जी बहुत मजबूत नेता, वो जिस पे उन्होंने हाथ रख दिया वो ही आगे बढ़ गए, वो ही राजनीति में आगे चला। उसके बाद में चौधरी चरण सिंह जी ने एक प्रयास नया किया और उनके प्रयास जो हुआ उससे मुस्लिम पॉलिटिक्स का को बहुत फायदा हुआ। अच्छा, सहारनपुर से रशीद मसूद
आपका मुजफ्फरनगर से इकरा के दादा मुनव्वर हसन के वालिद के साहब, वालिद साहब, ये रशीद अख्तर मसूद, हुसैन इमरान मसूद के वालिद साहब, के चाचा। चाचा। हाँ, ये हम्म, मेरठ से मोहसिना किदवाई, उनके भाई साहब, अब उनकी गाजियाबाद से कुंवर महमूद अली, हाँ, अनवार अहमद अनवर 2 अहमद, बार एमपी रहे, हाँ, बुलंदशहर से महमूद हसन 2 बार एमपी रहे, हम्म, बदायूं से मौलाना असरारुल हक एमपी रहे, हम्म, एटा से महफूज अली एमपी रहे, मुरादाबाद से हाजी गुलाम मोहम्मद एमपी रहे, बरेली से साबिर अली के वालिद एमपी रहे, आप रामपुर से तो नवाब बेगम जो है मुफ्ती मियाँ की वाइफ कई बार एमपी रही, वो खुद एमपी रहे। तो ऐसा था कि जैसे लगता था यहाँ से लेके वहां तक ए टू जेड मुस्लिम एमपी। ये चरण सिंह के जमाने में, ये लोकदल का जब उदय हुआ, हाँ, किसान पॉलिटिक्स शुरू हुई, हाँ, और तो मुस्लिमों को साथ लेके चले, मुसलमान और किसान, हाँ, और मजदूर, हाँ, ये इकट्ठा फैला। हाँ, पहले इकोनॉमी भी असल में आप देखेंगे ना, रूरल बेस्ड जो पकड़ थी वो कमजोर हो गई। पहले जब हम लोग पढ़ते थे, हम लोगों ने तो 77 में बीएससी की और एलएलबी 80 में की। सन 80 से मैं वकालत करता हूँ। अच्छा, आप लगाइए, आज 46 साल आपको वकालत करते हुए हो गए। हाँ। जब ये किया तो जब 85% पॉपुलेशन मतलब रूरल बेस्ड इकोनॉमी आश्रित थी, 85 बहुत बड़ा नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है। बिल्कुल, रूरल बेस्ड लोगों का ही राजनीति में कब्जा था। किसान हुए, मजदूर हुए, सब मजदूर, वो सब एक ही मजदूर भी था, वो भी किसान था, बिल्कुल, वो किसान पर डिपेंडेंट। हाँ, आज वो डिपेंड नहीं है, आज वो शहर की तरफ पलायन कर गए हैं। आज मान लीजिए आपके गांव में मजदूर रह रहे हैं, हाँ, तो वो आपके खेतों में काम करने नहीं कर, वो पहले शहर में जाता है, शाम को अपने घर आके अपना बच्चों में रहता है, बच्चों के साथ सोता है। ये फर्क आया। तो जैसे चीजें आपने बताई चरण सिंह के जमाने में ही रही हैं, अभी चीजें बिल्कुल उलट हो गई हैं। राजनीतिक रूप से मुसलमान, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मैं चीजों को जमीन पे देख रहा हूँ, पिछड़ गया है। एक चीज जो मुझे महसूस होती है, और मैं इस पे आपसे थोड़ा सा विचार आपके जानना चाहूंगा कि क्या सोचते हैं। हर एक व्यक्ति जो राजनीतिक समझ रखता हो या ना रखता हो, वो भी राजनीति में है। क्या ये लगातार इस तरह हम लोगों का कहना मुनासिब नहीं है। अच्छा, क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी में सब लोगों को राइट्स हाँ, है। हाँ, हम किसी को ये मैं नहीं कर सकते। सोशल इशू पे बात कर रहा हूँ, हाँ, सामाजिक उत्थान के लिए। ऐसे लोगों का आगे आना, किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकते कि साहब उसे समझ नहीं है। चलिए मतलब आप थोड़ा सा, मैं ये जरूर कह सकता हूँ जी कि आज जो मुसलमान आइसोलेट है, आज जो बीजेपी पावर में है, ये बीजेपी को हिंदू भाई नहीं लगता है। इसमें हमारे मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान। कैसे, थोड़ा सा रोशनी डालिए। इसलिए कहता हूँ कि मुस्लिम पॉलिटिशियन में जी, आप नजर घुमा करके देखो जी, तो पिछले 10 साल 15 साल 20 साल में मुस्लिम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट पैदा नहीं हुए। हाँ, जो राजनीति करने की इच्छा हो, वही मैं सुनना चाह रहा था आपसे। उसमें कोई पैदा नहीं हुआ। पैदा कौन हुए? दलाल। पैदा कौन हुए? चोर। पैदा कौन हुए? उचक्के। पैदा कौन हुए? जो हिंदुओं को गाली देते थे। अगर आप हमारे हिंदू भाइयों को गाली दोगे तो एक्शन का रिएक्शन तो होगा ही, बिल्कुल होगा। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए। हाँ। माइनॉरिटी के लोगों को हमेशा पूरी दुनिया का वसूल है कि जो माइनॉरिटी जहाँ भी माइनॉरिटी में है उसको मेजॉरिटी को बड़ा भाई मानना ही पड़ेगा। बिल्कुल। आज अगर हम अपने हिंदू भाई को बड़ा भाई मान करके चलेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी बीच दिक्कत कहाँ होती है जी, जहाँ हम ये कहते हैं कि हम बड़े ये छोटे। हाँ, दिक्कतें हैं। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, एक पार्टी है इमाम की, मैं बात करना चाहूँगा, सदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी है, और उत्तर प्रदेश में पूरा अपना कोशिशें कर रहे हैं चीज़ों को करने की। जो मुस्लिम पॉलिटिक्स पे वो बात करते हैं, क्या ये हमारी समाज के लिए बेहतर है? जिस तरह से मैं कहता हूँ मुस्लिम पॉलिटिक्स करने का यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ कोई मुस्लिम इशूज भी नहीं है। एक ही तो फर्क है बस कि हमको हमारे मस्जिद है, हाँ, हमारा मजहब, हाँ, हमें नमाज पढ़ने की इजाजत, और हमारा कब्रिस्तान, यही तो अलग है। बाकी तो सड़क हमें भी चाहिए, एजुकेशन हमें भी चाहिए, हेल्थ सर्विसेज हमें भी चाहिए, सिक्योरिटी हमें भी चाहिए, बिल्कुल चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि सब हमें अलग से चाहिए। हाँ, बिल्कुल। तो इशूज जो हम लोगों ने अलग करने की कोशिश की है, हाँ, उससे बीजेपी को फायदा। हाँ,
इशूज को अलग मत क्या करिए। इसीलिए ही हमेशा इमाम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है? नहीं, मैं तो देखिए कह नहीं सकता। मैं इतना जरूर कहता हूँ ओवैसी जी के बारे में हाँ कि ओवैसी जी से बढ़िया ऑडिटर, हाँ ओवैसी ऑडिटर। जी से अच्छे इशूज को उठाने वाला पार्लियामेंटेरियन, हम्म मुस्लिम इशूज को ऐसे उठाता है कि जिससे नफरत नहीं फैलती। हम्म मेरे बहुत से सैकड़ों हिंदू दोस्त हैं हम्म जो कट्टर भाजपा के हम्म। हैं, या वो भी ओवैसी के फैन हैं। अच्छा। ये नहीं है कि वो कोई मुस्लिम नेता इसलिए, हम्म जो इशूज उठाता है शॉर्ट टर्म में उठाता है, हम्म मतलब तीर निशाने पे जो मारता है, हम्म। ये कला बहुत कम लोगों बहुत में। हम बढ़िया। लोगों को देखिए हर हर चीज के दो चीज है, हम्म मेरी मेरिट भी है, मेरी हम्म। डीमेरिट भी। बिल्कुल। तो मेरी मेरिट भी देखनी चाहिए, डीमेरिट भी डीमेरिट देखनी दोनों चाहिए। पक्षों पे। तो ऐसी ओवैसी जी की मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। हम्म हमें ये लगता है कि ओवैसी जी की वजह से बीजेपी जीत गई, तो हम्म हम उसको उसकी बी टीम कहते हैं। हम्म लेकिन अगर कोई मुस्लिम इशूज पे बात ही नहीं करेगा, हम्म तो मुस्लिम इशूज के या मुसलमानों पे जो परेशानी होगी तो फिर हम्म कौन उठाएगा? हम्म। जैसे अभी आपने कहा कि मुस्लिम लीडरशिप जो आई है, पॉलिटिकल लीडर जो आए हैं अभी पिछले कुछ सालों में, इन लोगों ने मुस्लिम समाज को हाशिए पर लेके आए हैं। क्या ये सच है नहीं कि? नहीं, वो लीडर्स को नहीं मैं कह रहा, हम्म क्योंकि मुस्लिम लीडर हाशिए पर नहीं लेके आए। हम्म हमारे बीच में से कुछ लोग हम्म सच्ची मतलब सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए हम्म। उन्होंने हल्के फुल्के बयान देने शुरू किए। हम्म हमने बीजेपी को एक तरीके से हम्म। पिच तैयार कर दी। अच्छा। हम्म अब हम्म। पीछे अब बीजेपी अपनी पिच पे खेल रही है। क्या ऐसा है कि जो ये बयानबाजी हुई है, इस तरह की दो दर्जे की बयानबाजी हुई है, इसलिए इसकी वजह से मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव हो रहा है सरकार में? बिल्कुल निश्चित तौर पर इस पे थोड़ा सा रोशनी मेरा डालिए। ये मानना है कि अगर आप हल्की बात करोगे, देखिए कानून में हर चीज की बात है, हम्म कानून का सहारा हम लोग लेते हैं। हम्म अगर मान लीजिए मैं आपको गाली दे रहा हूँ, हम्म तो अभी आप 112 पे कॉल करोगे, मेरे खिलाफ एफआईआर होगी। हम्म मैं आपको जान से मारने की धमकी दे रहा हूँ तो आपकी एफआईआर होगी। मैं कोई आपको आपके साथ कोई और उत्पीड़न कर रहा हूँ तो एफआईआर होगी। लेकिन अगर हम ये सोचने सके कि साहब हम ही इसको सजा दे देंगे, तीसरे साले ने मेरे को कहा, देखा ना बातचीत में, ये कर देंगे, मत वलाला कर देंगे, फलाना कर देंगे, ये कर देंगे, धमका कर देंगे, ये जो भाषा है ये रिएक्शनरी है। कानून, मैं तो कहता हूँ आरएसएस के लोगों से सबक लेना चाहिए। कैसे? आरएसएस के लोग मीठा बोलते हैं। अगर आपका नाम परवेज है तो वो आपके नाम के आगे क्या लगाएंगे? परवेज जी अली जी। परवेज खान नहीं, परवेज खान, परवेज जी खान जी, 2 बार जी लगाएंगे और काम पूरा करेंगे। तो हमारे यहाँ हिंदुओं में यह है कि जबान पर सरस्वती रखो, मतलब मीठा बोलो। हमारे जो नेताओं ने जो तीखी भाषा का इस्तेमाल किया, उसी का रिएक्शन। क्या मुस्लिम समाज डर के माहौल में जी रहे हैं हिंदुस्तान में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई डर नहीं। क्या डर है बताइए? खूब जो करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि डर एक अलग चीज है, कानून को मानना एक अलग चीज है। लोग क्या कहते हैं कि कानून को मानने को डर मानते हैं। कानून अलग चीज है और उसको मानना अलग चीज है, डर अलग चीज है। मान लीजिए अगर ये हो कि सब हम हेलमेट लगा के नहीं जाएंगे और हमें सिपाही पकड़ लेगा, यार सब अब तो देखो जी बीजेपी आ गई तब से हेलमेट लगाना पड़ रहा, तो ये कोई डर थोड़ा ही है। ये तो हमारी ड्यूटी है कि हम कानून को फॉलो करें। कानून को फॉलो नहीं करेंगे तो कैसे सिविल सोसाइटी बनेगी, कैसे सभ्य समाज बनेगी? आए दिन लिंचिंग होती रहती है, उसके बारे में क्या कहना है? लिंचिंग होती है। मैं कहता हूँ कि चंद कुछ एक्शन के रिएक्शन हुए हैं और उसमें मुसलमान पे जाती भी हुई है। मैं ये मानता हूँ कि मुसलमान पे जाती हुई है, और ये भी आप अगर नजर घुमा करके देखोगे तो मुसलमानों पे जाति के खिलाफ आवाज उठाने वाले भी हमारे हिंदू ही भाई हैं। मुसलमानों से ज्यादा हिंदू भाइयों ने हमारी आवाज को उठाने का काम किया। बिल्कुल। हमारे अंदर जो कमी आई है, मैं जो महसूस कर रहा हूँ और मैं देखता हूँ प्रैक्टिकली, मैं तो हम लोगों का पेशा भी वकालत का है, मतलब कानून के हिसाब से लड़ाई को लड़ना बंद कर दिया हम लोगों ने। मुस्लिम समाज में वो ये चाहते हैं कि बस
तुरंत 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 एक्शन हो जाना चाहिए। अब आप देखते हो कितने कितने दिन बाद सजाएं मिलती है, आप देखते हो FIR होती है। अब 1984 में हाशिमपुरा मल्याना कांड हुआ, उसकी उसकी सजा अब तक लोग भुगत रहे हैं। जो कुछ मर गए PAC के जवान, तो कानून कानून अपना काम करता है। अब कानून के यहाँ के देर अंधेर में यहाँ अच्छे अच्छे लोग जेल चले गए, बस बशर्ते कि आप उसको सिस्टमेटिक उसको उसमें फील करना चाहिए, करना चाहिए। अभी आपने जैसे कोर्ट कचहरी की बात की, कहा जाता है कि थाना और कचहरी में सबसे ज्यादा मामले मुस्लिम समाज के मिलते हैं, ऐसा क्यों है? नहीं, ये बात सही है। मैं तो कई बार मजाकों में कह देता हूँ कि इस देश में हम लोगों को भी जो है ना, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन है उससे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का है। मतलब आबादी मान लो यूपी में 20% है, तो हम जेल में 30% मिलेंगे। मुकदमे हमारे जो है 20% होने चाहिए, हमारे 30% भी है, ज्यादा ही है आबादी के साथ। तो वहाँ हमारा रिप्रेजेंटेशन ज्यादा है। हाँ। क्या ऐसा भी होता है कि मुस्लिमों को न्याय मिलने में मुश्किलें आती हैं? अभी तक कोई ऐसी वो नहीं है। ये जुडिशरी ऐसी चीज बची है, लेकिन लोअर जुडिशरी से सुप्रीम कोर्ट तक, हाई कोर्ट तक, कि वहाँ कोई अभी तक नॉट ए सिंगल इंस्टेंस ऐसा नहीं आया है। अब देखिए थोड़ी बहुत तो कहीं ना कहीं 19-20 होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि बढ़िया वकील नहीं कर पाते हम लोग, सुप्रीम कोर्ट इतने महंगी वकील जो लोग महंगे हैं वो नहीं कर पाते, उनके वो जो न्याय औरों को दिलवा देते वो हम लोगों को नहीं दिलवा पाते। तो ऐसा नहीं है, ये धारणा गलत है और इसको धारणा को बदलना पड़ेगा मुसलमान। अच्छा, न्याय के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, लड़नी चाहिए। आपका मुस्लिम युवाओं के बारे में क्या मशवरा है? उनको राजनीति में आना चाहिए, राजनीति से दूर रहना चाहिए? मेरा मानना यह है कि देखिए राजनीति जो है वो भी फर्क हो गया। हमारे यहाँ जो मुस्लिम यूथ जो है राजनीति करने आ रहा है अब आज की डेट में, वो रोजी रोटी से जोड़ के आ रहा है कि मैं यहाँ रहूंगा तो मेरा चलेगा, मजा आ जाएगा। और वो देखता भी है, नजर भी घुमा के, जब उस तरह के कल्चर एक बन गया है। फलाने तो मजे आ गए, वो गाड़ी ले ली, बोलेरो ले ली, फिर सबको फॉर्चूनर ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। वो माइंड सेट करके आता है कि साहब मैं राजनीति में जाऊंगा तो मैं ग्लैमर हो जाएगा, अपने बेनिफिट्स के लिए आ रहे हैं, अपने बेनिफिट के लिए जाएंगे, मुझे शैडो मिल जाएंगे, मैं गनर रखूंगा, मेरा समाज में रुतबा हो जाएगा, जिसके प्लॉट पे जाके खड़ा हो जाऊंगा वो प्लॉट मेरा हो जाएगा। ये आम धारणा पॉलिटिकल मुस्लिम यूथ की है। वैसे तो हिंदू भाइयों में भी है, लेकिन मेरा मानना यह है कि मुसलमानों में पॉलिटिकल आदमी, क्योंकि पॉलिटिकल आदमी को उसको राजनीति करनी चाहिए जो अपने ये मानता है कि मुझे समाज की इज्जत आबरू को बचा करके रखना है। अगर आप अपने समाज की इज्जत आबरू को नहीं बचा पाते तो आपको राजनीति करने का कोई हक नहीं, उससे दूर रहे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि हम तो गुनहगार हैं, हम अपने समाज के गुनहगार। कैसे? हम अपने समाज की हिफाजत नहीं कर पा रहे। ये बड़ी बात है। ये मैं व्यक्तिगत रूप से, ये बड़ी जिम्मेदारी आप, मैं इस पर माफी भी मांगता हूँ अपने समाज से कि हम लोग अपने समाज की हिफाजत नहीं कर पा रहे जैसी हम लोगों को करनी चाहिए। मुस्लिम समाज पुलिस प्रशासन से इतना खौफ क्यों खाता है? पुलिस तो दोस्त बनानी चाहिए। अभी जैसे नाहल का मसला हुआ, पूरा एक कांड था, एक परिवार के मसला था, उसमें एक पुलिस जवान इसकी कांस्टेबल की हत्या हुई। वो न जाने कैसे हुई, इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन इस घटना से पूरा गांव ही खाली हो गया। आप उसमें सबसे आगे देखे गए, लेकिन उसके बाद नाहल का नहीं है। नाहल का कांड इसलिए आपको लग रहा है कि साहब ये बीजेपी के राज में 2012 में अखिलेश जी चीफ मिनिस्टर जी, और 6 मुसलमान लड़के को पुलिस ने थाना मसूरी में मार दिया। बिल्कुल हुआ ऐसा, आपको याद है? बिल्कुल याद है। मुसलमान नेताओं ने क्या किया? मुसलमान नेताओं ने एफिडेविट दी कि साहब पुलिस ने नहीं मारा, मुसलमान को मुसलमान ने मारा। कैन यू इमेजिन? ना। जिसका भाई मरा वो अपने भाई के कत्ल में मुलजिम है। जो लड़कों को पुलिस ने मारा उन्हीं के घर के और परिवार के लोग आज उन्हीं कत्ल के मुकदमों में, आज भी मुकदमे उनके चल रहे हैं। ये क्यों हुआ ऐसा?
क्यों? मुसलमान नेताओं ने दलाली की पुलिस की, जिनकी जिम्मेवारी थी लीड करने की, एक नहीं निकल गया, एक नहीं आया। तो ये कौम के साथ धोखा नहीं है? अब कौम के तक कौम कौम हमेशा याद ही नहीं रखती, ये भी एक सच्चाई है, रखती। ये भी सच्चाई है। कौम अपने दोस्त और दुश्मन को पहचानती ही नहीं है। लेकिन हमेशा कोई भी व्यक्ति जब खड़ा होता है इलेक्शन में, उसको सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी इसलिए वोट कर देती है क्योंकि चलो अपना मुस्लिम उर्दू नाम वाला है, अरबी नाम वाला है और अपना है, कौम का भला करेगा, हमेशा यही होता है। उसका पीछा किरदार क्या रहा है, उसकी मंशा क्या है, उसके बारे में कभी बात नहीं होती है, उसको वोट। पॉलिटिकल आदमी के बारे में बैकग्राउंड छोटे, अगर हम अपनी बहन का बेटी का कोई रिश्ता करने जाते हैं तो भी उसके बारे में पता करते हैं, पूरी तहकीक चलती है, करते हैं कि भाई ये क्या करते हैं, इसके परिवार क्या थे, इसकी माँ कहाँ की है, इसकी नानी कहाँ की, दादी। और अगर जो पॉलिटिशियन आ रहे हैं इनके बारे में समाज की जिम्मेवारी नहीं है कि वो पता करे कि किस नियत से आ रहे हैं, इनकी बैकग्राउंड क्या है, ये क्या काम करते हैं, इन पे पैसा कहाँ से आया है। बिल्कुल, अगर इन चीजों को पता कर लोगे, पब्लिक के हाथ में नेता बनाना ही तो रह गया, MP MLA बनाना पब्लिक के हाथ में, वो भी हम आप उसका सही इस्तेमाल नहीं हो और ठीक से लोग चुने नहीं जाएं, तो फिर उसके उसमें नेताओं के साथ साथ हमारा आप भी जिम्मेवार है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुस्लिम यूथ एमलेस सड़कों पे है, घूम रहा है, क्या वजह है? देखिए, मेरा मानना ये है कि इसमें भी थोड़ा सा जो आप फर्क देखोगे, मुसलमानों में भी अपर कास्ट और बैकवर्ड, हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। बैकवर्ड मुस्लिम इज बेटर नाउ देन फॉरवर्ड मुस्लिम। हाँ, कैसे एक्सप्लेन कीजिए थोड़ा सा। जो पिछड़ी जाति का मुसलमान, जैसे हमारे सैफी समाज के लोग, जैसे हमारे अलवी समाज के लोग, जैसे हमारे सलमानी समाज के लोग, कुरैशी भाई, मलिक, अंसारी, ये हमारे जो फॉरवर्ड मुसलमान है, शेख सैयद, मुगल पठान और राजपूत मुसलमान, इनसे 100 जगह बेहतर है। कैसे, थोड़ा सा रोशनी डालिए। वो उसने अपने काम को शुरू किया, उसने अपने हाथ से काम किया, जो उनके अंदर कला है, कारीगरी है, उसको किया। और ये अपर कास्ट का मुसलमान अभी मान लो ज्यादातर जैसे हमारी बिरादरी है, ये बेचारी खेती पे डिपेंड है। ये तो इसलिए अच्छा लगता है आसपास कि जमीन महंगी हो गई है, 1-2 बीघा बेच के गाड़ी घोड़ा मकान दुकान लड़की की शादी वादी सब हो जाती है, तो हम लोग जरा चौड़े होकर घूमते हैं। वरना हालत स्थिति उनसे बहुत खराब है, ज्यादा खराब है। थोड़ा सा आप पर आना चाहता हूँ, 2 बार आप चुनाव लड़े, मेरी जानकारी 2 बार की है, इसमें आप करेक्ट कीजिएगा। 5 बार, थोड़ा सा बताइए। 2005 2007 मुझे याद है। मैं 2004 में लोकसभा लड़ा। ठीक, कौन से विधानसभा लोकसभा सीट से? गाजियाबाद 79 हापुड़ लोकसभा। अच्छा 79। 2004 में मैं लड़ा। ठीक। मैं उन दिनों में 1,82,000 वोट मुझे मिला। अच्छा। और 2,24,000 वोट वाला जीता। दूसरे नंबर के आप कैंडिडेट? नहीं, मैं तीसरे नंबर था। अब मुझे खुशी इस बात की है कि ये सुरेंद्र गोयल वाले जमाने की बात है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जब चुनाव लड़ा, जब भाजपा हारी। अच्छा, क्या इस बार भी ऐसा हो? रमेश चंद्र तोमर 4 बार के MP। अच्छा। जब मैं चुनाव लड़ा। हाँ। और उससे पहले बसपा के मुसलमान लड़ते थे और रमेश चंद्र तोमर मार्जिन बढ़ता चला गया। लेकिन जब मैं लड़ा तो रमेश चंद्र तोमर धड़ाम से चित हो गए। ये कब की बात है? 2004 वाली। तो जब सुरेंद्र गोयल जीते, उसके बाद मैं MLA लड़ा 2000 मोदी नगर में 2007 में लोकदल से। नहीं, हाँ, लोकदल से। नरेंद्र सिसोदिया 4 बार का MLA। मास्टर राजपाल जीते। नरेंद्र सिसोदिया पता कौन चौथे नंबर पे गए। तो मुझे इस बात की खुशी है कि जो मैं हिंदू मुस्लिम एकता का पक्ष हूँ। हाँ। मैं कम्युनल बातें नहीं करता। हाँ। तो मेरे खड़ा होने पर हाँ। बीजेपी को फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। इस बार क्या कहेंगे? इस बार आप चुनाव में हैं? देखिए, राजनीतिक आदमी 24 घंटे राजनीतिक चुनाव के लिए तैयार रहता है। तैयारी तो चोर उचक के लोग करते हैं। अच्छा, समझे ना? राजनीतिक आदमी का चद्दर उठा के चल देगा, चलो भाई। तो 24 घंटे राजनीति, हम लोग 24 घंटे के पॉलिटिक्स है।
वो अलग बात है कि हम वकालत भी करते हैं। और वकीलों का जो जब से राजनीति में वर्चस्व कम हुआ है, ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई है। जब नेता वकील थे, एक जमाना था 90-95% वकील नेता घटते घटते हो गए। आज भी 50-60-40% वकील लोग आ। इसी गाजियाबाद जिले में देखोगे आप, राजपाल त्यागी, सुखबीर गहलोत, बालेश्वर त्यागी, श्याम सुंदर शर्मा, ये सब वकीलों में से हमारे जमाने। और वो डीएम एसएसपी की हिम्मत नहीं थी कि उल्लू बना दे। आजकल क्या है, अब आजकल नेताजी ऐसे आ रहे हैं अंगूठा छाप, उसको दरोगा जी कह देता ये तो कानूनन हो ही नहीं सकता, मान लेते वो उनको पता ही नहीं है क्या चीजें हैं। तो वो है ना कि घोड़ा थोड़ा ही दौड़ता है, घुड़सवार घोड़े को दौड़ाता है। बिल्कुल सच कहा। इसलिए पॉलिटिशियन, खासतौर से जो मुस्लिम पॉलिटिशियन हुए पिछले 10-12 साल 15 साल में, उन बेचारों को पता ही नहीं था, उनका कसूर नहीं है। उनके लिए तो यही बहुत था कि साहब दरोगा जी आ गए, उनके लिए तो ये था कि डीएम का फोन आ गया। तो वो तो रात भर सोते नहीं थे, बीवी से भी बात नहीं करते थे उनके, तो रात को कि आज तो हमारे डीएम साहब से बात हो गई, आज तुमसे बात नहीं गई। दरोगा जी से बात हो गई, चोड़ में रहते हैं। हाँ, चोड़ में रहते, तो उनको गर्व फील करते हैं। हाँ, उनको गर्व फील करते हैं। ये गर्व की बात नहीं है, ये हमारा जो राइट है। इसमें किसी दिन लंबी बात, हाँ, इंशाल्लाह दोबारा इंटरव्यू करेंगे। ऐसा है कि इंटरव्यू अलग चीज होती है और व्यक्तिगत बातचीत अलग होती है। तो आज मुस्लिम को खास तौर से बी केयरफुल फॉर व्हाट, किस चीज से, किस चीज के लिए? बी केयरफुल फॉर ऑल पर्पज। ओके, एक कदम आप रख रहे हो तो थूक के रखो। किसी भी फील्ड में जा रहे हो, आप एजुकेशन में जा रहे हो, आप बिजनेस करने जा रहे हो, पॉलिटिक्स के बारे में तो मुस्लिम अवाम को जागरूक होना पड़ेगा। मुस्लिम अवाम को चुनाव से पहले अपनी राय बतानी पड़ेगी नेताओं को कि साहब, मैं ये नहीं कहता कि मुसलमान को ही वोट दो, मैं तो कहता हूँ कि कोई हिंदू भी अच्छा है। सबसे ज्यादा नुकसान किसको हुआ? सबसे ज्यादा नुकसान जो सेकुलर हिंदू था पॉलिटिक्स में, उसको नुकसान हो गया। आप समझिए, वो घर बैठ गया, हाशिए पे चला गया। वो मुसलमानों की बात करता तो हिंदू गाली देते हैं, हिंदुओं की बात करता तो मुसलमान गाली देते हैं। नहीं, हमारी बात ही नहीं करता, हमारी वोट तो लेता है। वोट ले गया। अक्सर अखिलेश को ये कहा जाता है, मुस्लिम लोग नहीं, वो तो बड़ी चीज है। मैं तो आप नजर घुमाओ, आप यहीं से ले लो, छोटे पॉलिटिशियन जो विधायक है, धौलाने से जो विधायक है, ये मुसलमानों का नेता बनाया हुआ। धर्मेश सिंह को सपा से मुसलमानों ने जीता। मास्टर तेजपाल जो दादरी से विधायक है बीजेपी का, ये बहुजन समाज पार्टी की प्रोडक्ट है। जो नंदकिशोर गुर्जर जो नाटक करता है, बीजेपी का बड़ा हिंदूवादी नेता बनता है, आपको पता है ये मुलायम सिंह यादव की प्रोडक्ट। अच्छा, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी। इतना जहर क्यों? ये नाटक है, यही कह रहा हूँ ना। आप समझिए, यही तो परख करनी पड़ेगी ना। केपी मलिक बड़ौत वाला, योगेश धामा, ये दोनों लोग दल के गए लोग। आप समझ, संजीव शर्मा जो अभी एमएलए जीता है गाजियाबाद, ये समाजवादी युवजन सभा से निकला हुआ है। फिर इस बात पे मुस्लिम यही कहता है कि हम लोग इनको नेता बनाते हैं, ये लोग हमारे साथ छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा ना, मुस्लिम पॉलिटिक्स की बात करते हैं। मुस्लिम पॉलिटिक्स पहले क्या होता था कि मुस्लिम पॉलिटिक्स की ग्रास रूट पर पकड़ रहती थी। क्षेत्र में 10-20 मुसलमान ऐसे जरूर होते थे जो एमपी एमएलए के आंख में आंख डाल करके कहते थे कि अब के अगर हमारा ये काम नहीं करोगे तो आ जाना क्षेत्र में, आपका इलाज करते हैं। अच्छा, अब ऐसा एक भी आदमी नहीं कह पाते, डरते हैं लोग। या तो अभी आपने कहा उनसे बात कर लेने उनके लिए काफी है, गर्व फील करते हैं, प्राउड फील करते हैं, तो अपना चीजें हो गई हैं। आखिरी मैसेज कोई देना चाहें समाज को? नहीं, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मैं खास तौर से अपने नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपना टारगेट फिक्स करो। अभी तो ईरान का और इजराइल अमेरिका का जो युद्ध हो रहा है, उसमें सबके टारगेट फिक्स है ना जी, किसको क्या चाहिए? नहीं कि कहाँ मिसाइल गिरानी है, कहाँ से बचाव करना। तो ये मुस्लिम जो नौजवान है, इनको गंभीरता से सोचना। ये जो हमारे जो चुनाव में अभी अब चुनाव आएगा, ढोल
थपाड़े बजने लगेंगे, बिरयानी चलने लगेंगी, ले लो होने लगेगा। जो सीरियस इशूज है वो पीछे चले जाते हैं, सोच ही नहीं पाते, उस पर बात ही नहीं होती, उस पर बात ही नहीं होती। 10-15 दिन का काम है, ले लो जो टिकट लिया है, जो लिया है। अरे वोट तो आपको देना है। अब मुझसे भी बात करते हैं सब लोग, फलाने की हुए, फलानी पार्टी अच्छी, फलानी खराब। मैंने कहा आप अपनी राय बनाओ, अपनी पसंद का उम्मीदवार कहो, जो भी पार्टी आपको पसंद है उस पार्टी के हेड से कहो कि साहब हमारा उम्मीदवार ये है, इसे टिकट दोगे तो हम वोट देंगे, तो नहीं देंगे। इतनी हिम्मत तो तुम भी पैदा करो। उस तरफ सोचते नहीं लोग। हाँ, उस तरफ कोई सोचता नहीं। यही चीज। तो मैं तो यही आपके माध्यम से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप आए, आपने समय निकाला, बहुत शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि आप के अंदर जो सही पत्रकार का काम है, मैं तो हिंदू मुसलमान की कभी बात ही नहीं करता, उसकी जरूरत भी नहीं करने की, करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल हाँ, क्योंकि हम लोगों को समाज में अगर दिया है, हम लोगों ने हिंदुओं के भाइयों की भी लड़ाई लड़ी जाती, यहाँ भी जुल्म हुआ, यहाँ भी जाति हुई, हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। बिल्कुल। और मुझे इस बात की खुशी है कि चाहे मैं चुनाव नहीं जीत पाया, मैं चुनाव हार पाया, लेकिन मैं हिंदू भाइयों में भी इतना ही पॉपुलर हूँ जितना मैं मुसलमान। मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गाजियाबाद और अब तो हापुड़ 2 जिले हो गए, इन दोनों जिलों में कोई मुस्लिम पॉलिटिशियन अगर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है तो वो उसका नाम अय्यूब खान। बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर साहब, आपने हमें कीमती वक्त दिया। और चाय दे दो यार। ये थे हमारे साथ एडवोकेट कुंवर अय्यूब अली साहब। ढेर सारी हमने इनसे बातें की, मुस्लिम नौजवानों के लिए इन्होंने खास मैसेज दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, दर्शक हैं, वो इन बातों को देखें और इन पर अमल करने की कोशिश करें, समाज को सुधारने की कोशिश करें, चीज़ों को सुधारने की कोशिश करें। अब तक के लिए इतना ही। मैं परवेज़ खान लेता हूँ आपसे विदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।